नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बनाया गया है। इसी क्रम में आज हम हिंदी विषय में शब्दकोश में शब्दों का क्रम पर बात करेंगे। शब्दकोश में शब्दों का क्रम, शब्दकोश में शब्दों का क्रम, यह विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जो शब्द दिए हैं उनका क्रम शब्दकोश में क्या होगा। 4 विकल्प देकर के पूछा जाता है कि इनमें से शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा या फिर शब्दकोश में बाद में कौन सा आएगा। तो हम क्रम जो है वो वर्णमाला के अनुसार ही देखते हैं। हमने वर्णमाला में देखा कि स्वर है, व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, अनुस्वार है, अनुनासिक ध्वनियां हैं, विसर्ग हैं। तो इस तरह से हम इन्हीं के क्रम से शब्दकोश में शब्दों को देखते हैं। और यही क्रम रहता है जैसे हम अंग्रेजी में देखते हैं कि पहले ए से बने हुए शब्द जो ए से शुरू होते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले। तो हिंदी में भी हम वर्णमाला के क्रम में शब्दों को देखते हैं, लेकिन इसमें विशेष बात जो है वो ये है कि कुछ बातों में वर्णमाला से शब्दकोश में शब्दों का क्रम जो है वो अलग है। वो क्या है कि पहली बात, शब्दकोश में अनुस्वार और चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं, उन दोनों को एक ही माना गया है, दोनों को एक ही स्थान पर रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि वर्णमाला में हमने देखा कि पहले स्वर हैं, फिर व्यंजन हैं, उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। लेकिन शब्दकोश में जब हम शब्दों का क्रम देखते हैं तो वहां पर शब्दों के क्रम में सबसे पहले अनुस्वार या चंद्र बिंदु से बनने वाले जो शब्द हैं, जिनमें ये लगे हैं अनुस्वार या चंद्र बिंदु, अनुनासिकता का चिन्ह, वे शब्द जो हैं वो शब्दकोश में पहले आते हैं। पहली बात हमने की कि दोनों को एक माना गया है, और दूसरी बात ये है कि शब्दकोश में इनका स्थान जो है वो पहले है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि संयुक्ताक्षर जो हमने 4 देखे हैं वर्णमाला में कि 4 संयुक्ताक्षर हैं, श है, त्र है, ज्ञ है और श है। तो ये जो 4 संयुक्ताक्षर हैं ये 2 से मिलकर के बने हैं, जैसे कि हमने देखा क और श से मिलकर के बना है क्ष, त और र से मिलकर बना है त्र, ज और ञ से मिलकर बना है ज्ञ, और उसके बाद है श्र, श और र से मिलकर के बना है। तो वर्णमाला में तो हमने देखा स्वर, व्यंजन और फिर संयुक्ताक्षर, परंतु शब्दकोश में हम देखते हैं कि ये जो 4 संयुक्ताक्षर हैं वे कहाँ आएंगे, जिन वर्णों से ये मिलकर बने हैं उन्हीं वर्णों के क्रम में आएंगे। यानी कि हमें अगर क्ष को देखना है तो हमें क वाली पंक्ति में से देखना होगा, अगर हमें त्र को देखना है तो हमें त वाली पंक्ति में देखना होगा, ज्ञ को देखना है तो ज वाली पंक्ति में, और श को देखना है तो हमें र वाली पंक्ति में से श वाली पंक्ति में से श को देखना होगा। तो इस तरह से ये जो बातें हैं, 3 बातें हमने देखी। पहली बात तो शब्दकोश में अनुस्वार और चंद्र बिंदु को एक ही माना गया है। दूसरी बात, शब्दकोश में ये जो है वो पहले आती हैं ध्वनियां, अनुस्वार और अनुनासिक, और उसके बाद जो 4 संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, वे उन्हीं वर्णों के में आते हैं जिनसे ये मिलकर बने हैं। यानी कि क और श है तो हम क वाली पंक्ति में क्ष को देखेंगे। ये जो है वर्णमाला से हट करके चीज है, उनसे अलग है। एक तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि शब्दकोश में शब्द जो है वो किस क्रम में मिलते हैं। हमें देखना हो तो हम किस क्रम में उनको देखेंगे। तो अभी हमने बात की है कि सबसे पहले जो शब्द मिलते हैं वो हैं अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों वाले।
उसके बाद आएंगे विसर्ग वाले, विसर्ग ध्वनि आएगी, फिर आएगा अ, फिर आएगा आ, फिर है ई, उ, ऊ, फिर है री, फिर है ए और आई, और उसके बाद है ओ और औ, और इसके बाद व्यंजन जो है वो आएंगे, व्यंजन यानी कि जैसे क जो है, अब ये व्यंजन है आधा जब हमने लिखा है, तो इस क्रम में हमें शब्दकोश में शब्द मिलेंगे, इनसे शुरू होने वाले, या जहां पर ये ध्वनियां लगी हैं इस क्रम में हम उनको देख सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के देखते हैं जिनमें शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारित करना है। ये जो शब्द हैं ये परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो उन शब्दों को हम देख करके उदाहरण के रूप में देखेंगे कि शब्दकोश में शब्द हम कैसे देखें। तो ये शब्द हैं, पहला शब्द है उत्कंठा, पहला शब्द है हमारे पास उत्कंठा, दूसरा है उत्क्षिप्त, फिर है हमारे पास उद्योग, जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिख देती हूँ, उद्योग, और उसके बाद है उद्वेग। इस तरह से ये 4 शब्द दिए गए हैं परीक्षा में, और कहा गया है कि इनको शब्दकोश में ये किस क्रम में मिलेंगे उसी क्रम में लगाइए। अब इस तरह से हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लगाएं, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि हम इन शब्दों में जो ध्वनियां हैं उनको हम अलग अलग कर लें, जिससे ये बड़ी ही आसानी से हम कर पाते हैं। जैसे उत्कंठा में देखिए पहले है ऊ स्वर, और ऊ के बाद है त के साथ, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, आधा लिखा है, तो हमने हर चिन्ह के साथ लिख दिया। फिर है क ध्वनि, क के साथ लगा है अ, और अ पर अनुस्वार भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार लगा है। फिर हमने लिखा ठ, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर ठ, और ठ के साथ जो ध्वनि है वो है आ ध्वनि, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे आ। अब है हमारे पास शब्द उत्क्षिप्त, पहले हमने लिखा ऊ और उसके बाद हमने लिखा त। अब देखिए यहाँ लिखा है क्ष, अभी हमने देखा था कि इनको हम अलग अलग करके देखेंगे तो क और श से मिलकर के बनी है, इस कारण से हम लिखेंगे क और फिर हम लिखेंगे क्ष। अब देखिए यहाँ पर जो क्ष है उसके साथ स्वर है ई, उसके साथ स्वर ई है तो हमने ई लिख दिया, और उसके बाद है प उत्क्षिप्त में, फिर है प और उसके बाद है त, और त जो है वो पूरा लिखा है यानी कि इसके साथ अध्वनि मिली हुई है। अब हम देखते हैं उद्योग, तो सबसे पहले लिखा हमने ऊ, अब है ये द्य, हम जैसे लिखते हैं विद्यालय, तो ये द्य है और द्य में द और य मिला है, द जो है वो आधा यानी कि स्वर रहित है और उसके बाद य है। अब हमने द लिख दिया और उसके बाद लिखा य। अब देखिए यहाँ पर है मात्रा ओ की, तो हमने यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दी और उसके बाद हमने लिखा ग, और ग के साथ हमने अ को लिख दिया। अगला है हमारे पास उद्वेग, उद्वेग शब्द में हम देखते हैं ऊ है और द पहले से ही स्वर रहित है, और व उसके बाद आ गया है व, और व के साथ ए स्वर है, और उसके बाद है ग और फिर अ। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सारी ध्वनियों को पहले हमने अलग अलग कर लिया, और अलग अलग करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए हर शब्द की पहली ध्वनि को हमें देखना है। जब हमने पहली ध्वनि को देखा तो हमें ये एक जैसी ध्वनियां मिली हैं, सब है ऊ। इसके बाद हम, क्योंकि इसके आधार पर हम नहीं देख सकते हैं कि शब्दकोश में इनमें से पहले कौन सा आएगा, क्योंकि ये तो सब ऊ है। अब हम जाते हैं दूसरे पर, दूसरे पर हम गए तो हमें मिले हैं त, और फिर 2 हैं हमारे पास द। अगर हम वर्णमाला में इनका क्रम देखते हैं तो त, थ, द, यानी कि पहले आता है त, तो ये दोनों ही त हैं, दोनों ही इनसे पहले आएंगे, ये हमने देख लिया। अब क्योंकि एक जैसी ध्वनियां हैं, फिर हम अगली ध्वनि पर जाएंगे, और अगली है हमारे पास क।
अब क भी एक जैसा है, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे इसके बाद वाली ध्वनि पर। अब देखिए बिल्कुल साफ निर्णय हो रहा है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर श है, यहाँ अनुस्वार भी लगा है। तो स्पष्ट है कि पहले जो ध्वनि है वो अ आएगी, यानी कि उत्कंठा जो शब्द है वो पहले नंबर पर आएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास श, यानी कि ये आ जाएगी हमारी शब्द जो है दूसरे नंबर पर। अब आते हैं हम बाकी बचे हुए दो शब्दों पर। यहाँ हम देखते हैं कि ऊ है, फिर द है, और यहाँ पर हम देखते हैं य और व हमारे पास है। जब हमने य और व को देखा तो वही वर्णमाला में क्रम देखेंगे, य र ल व, यानी कि य जो है वो पहले आता है और उसके बाद आता है व। तो ये आ गया है य और फिर आ गया है हमारे पास व, यानी कि पहले आएगा उद्योग और फिर आएगा उद्वेग। इस तरह से पहले नंबर पर उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और फिर आएगा उद्वेग शब्द। तो ये शब्दकोश में इनका शब्द स्थान जो है वो 1 2 3 4 हम इस रूप में देख सकते हैं। अब एक उदाहरण हम और देख लेते हैं जिससे कुछ और चीजें जो हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं शब्दों को। ये भी परीक्षा में आए हुए हैं जो शब्द हम अब करने जा रहे हैं। ये 4 शब्द कौन से हैं जो परीक्षा में आए हैं? वो हैं कंठस्थ। ये भी परीक्षा में इसी रूप में आए हैं कि इन 4 शब्दों को शब्दकोश में किस क्रम में मिलेंगे उस क्रम में लगाइए। तो पहला शब्द कंठस्थ है, फिर है कमल, फिर है कलई और उसके बाद आ गया शब्द कलंक। इनको हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इनकी ध्वनियों को हम अलग अलग कर लेते हैं जिससे ये बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा। क है, क के साथ अ है, फिर अनुस्वार लगा दिया हमने क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है। फिर हम अगली ध्वनि पे जाते हैं, ठ और ठ के साथ आ गया है अ। फिर आती है ध्वनि स और स क्योंकि आधा है, यहाँ पर स्वर नहीं लगा हुआ है तो हमने आधा ही लिख दिया और ठ के साथ अ। अभी हम समझने के लिए पूरे शब्द को अलग अलग कर रहे हैं ध्वनियों को, लेकिन थोड़ी सी हम जब अभ्यास थोड़ा हम कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि 2-3 वर्ण है उनकी ध्वनियां अलग कर लेंगे पर ही हम समझ जाएंगे कि ये शब्द जो है कहाँ पर आएगा। क है, क के साथ है अ और अ के साथ फिर यहाँ पर है म के साथ अ ध्वनि है और फिर ल है, ल के साथ फिर से अ। यहाँ पर है कलई, तो क है, क के साथ अ ध्वनि है, फिर ल है, ल के साथ अ ध्वनि है और बाद में ई। अब हमारे पास शब्द है कलंक। कलंक में हम देख रहे हैं कि शब्द है, इसमें ध्वनि पहले क है, क के साथ अ के साथ फिर है ल के साथ है अ और अ के साथ फिर क और अ। इस तरह से हमने इन सारी ध्वनियों को अलग अलग कर लिया है। अब फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। पहली पंक्ति देखेंगे, बिल्कुल एक जैसा है। फिर हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। दूसरी में हमने देखा कि ये अ तो है लेकिन यहाँ पर अनुस्वार लगा है, यानी कि अनुस्वार वाला पहले आ जाएगा। ये आ गया पहले नंबर पर। अब इस आधार पर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं। फिर हम जाएंगे दूसरे पर, ये तो निर्णय हो गया। अब इस पे जाएंगे हम। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ म है और यहाँ ल है, तो प फ ब भ म य र ल व इस क्रम में है। तो यानी कि म जो है वो पहले आता है, यानी कि इन तीनों में से ये पहले आ गया। तो ये हो गया दूसरे नंबर पर, ये भी हो गया है। ये 2 शब्द हो गए। अब हम देखते हैं इनका क्रम। ये ल एक जैसे हैं लेकिन अगले पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं अ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से अनुस्वार है हमारे पास। अनुस्वार है तो फिर हम ये पहले लिखेंगे, यानी कि ये आ गया है तीसरे नंबर पर और यहाँ पर चौथे नंबर पर।
तो कंठस्थ मिलेगा शब्दकोश में, उसके बाद कमल मिलेगा, फिर कलंक शब्द मिलेगा और फिर मिलेगा कलंक। देखिए ध्यान हमें बस इतना सा रखना है कि कोई भी ध्वनि जो है वो छूटे नहीं। अगर कहीं पर भी अ, ई या कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन छूट गया या हमने आगे पीछे कर दिया तो फिर हम इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। बस ध्यान यही रखना है कि हम इसको बड़े ध्यान पूर्वक करें। एक बात हम इसमें और देख लेते हैं जो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिंदी शब्दकोश में मुश्किल जो हमें आती है वो यही आती है कि जो पैर में र लगा है या ऊपर र लगा है, और कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चे री में भी जो है उन्हें भ्रम हो जाता है, री को वो र समझ लेते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ है। तो पहला शब्द जो है हमारे पास है क्या। पहला शब्द है हमारे पास क्या। दूसरा शब्द हम देखते हैं कृपा। फिर है हमारे पास क्रम, फिर है कर्म, फिर हम लिख लेते हैं क्षमा। क्योंकि एक जैसे शब्द हम देख रहे हैं, इनको क्रम में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, वही पहले हम ध्वनियों को अलग अलग कर लेते हैं। क क्योंकि आधा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर य है, य के साथ आ है। उसके बाद है क के साथ री है, री के साथ प, और उसके बाद आ गया आ। यहाँ है क और ये है र, क्योंकि ये पैर में लगा है क के। क जो है वो स्वर रहित है और र जो है वो स्वर सहित है, क्योंकि ये पैर में लगा है, कोई यहाँ पर हल चिन्ह नहीं है, इसका मतलब र जो है वो पूरा है। फिर आ गया है म, और म के साथ फिर अ। अब हम देखते हैं कर्म में क जो है पूरा है, यानी कि इसमें अ स्वर मिला हुआ है। फिर र जो है ऊपर लगता है, यानी कि वो स्वर रहित है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया र। और बाद में म, और म के साथ आ गया अ। क्षमा अभी हमने देखा कि जिनसे मिलकर के बना है, किससे मिलकर बना है, क और श से, तो हमने अलग अलग कर लिया। इसके साथ अ है और म के साथ आ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क है वो तो सब में समान है, इस आधार पर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। फिर हम अगले वर्ण पर गए। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे अ, ये आ गया अ, तो अ है, अ पहले आएगा, यानी कि ये शब्द आ गया पहले, ये निर्णय हो गया है। अब हमारे पास है य, री, र और श। री क्योंकि स्वर है और वर्णमाला में आप देखिए स्वर पहले आएगा, तो यानी कि ये हो गया दूसरे नंबर पर। ये शब्द मिलेगा हमें कर्म के बाद। और फिर बाकी रह गए हमारे पास, ये भी हो गया है। अब है य, र और श। क्रम क्या है, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो य, र यानी कि ये आ गया तीसरे नंबर पर, और यहाँ पर ये आ गया है चौथे नंबर पर र, और पांचवें नंबर पर आ गया है श। तो इस तरह से हमें किस क्रम में मिलेंगे, इन शब्दों में पांचों में क्या क्रम होगा, पहले है कर्म, फिर कृपा, और उसके बाद क्या, क्रम और क्षमा। तो इस तरह से हमने देखा, देखिए जैसे ही हम वर्णों को अलग अलग करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है कि शब्दकोश में इन शब्दों का कौन सा स्थान होगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। बस फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि बड़ी सावधानी से हमें देखना है कि हम शब्दों में ध्वनियों को अलग अलग कर लें। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे हस्व ई की मात्रा है, हमने लिखा है स्थिति। अब देखिए हस्व ई की मात्रा है, लगी तो वर्ण से पहले है, लेकिन जब हम शब्दकोश में शब्दों का स्थान देखने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये मात्रा जो है वो कहाँ आएगी। और ये स जो है वो स्वर रहित ही है, और थ है, थ के साथ फिर ई की मात्रा। तो ये थ से पहले नहीं लिखनी है, थ के बाद है तो थ के बाद ही लिखी जाएगी। ऐसे ही है त के साथ भी ई की मात्रा है तो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब हम जिस भी शब्द के साथ देखना है तो फिर हम इसका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो हस्व ई की मात्रा जो है
वो भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मात्रा जो है व्यंजन से पहले लग करके व्यंजन को पूरा नहीं करती है, व्यंजन के बाद में लगती है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। बस ध्वनियों को हम अलग अलग करेंगे और देख लेंगे कि शब्दों का क्रम क्या है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हम इस प्रश्न को करते हैं तो हम इसको हल कर पाएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम शब्दों के संबंध में और बात करेंगे। नमस्कार।